फालतू 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 आखिर क्यों वर्ल्ड के बेस्ट न्यूट्रिशनिस्ट और डाइटिशियन इस बैलेंस डाइट के कॉन्सेप्ट को एक फालतू कॉन्सेप्ट बोलते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज जय सिंह। आज की वीडियो में हम डिटेल में बात करेंगे कि यह बैलेंस डाइट क्या होती है, कितने तरीकों से इस बैलेंस डाइट को बनाया जाता है, यहाँ पर मैक्रोस के रेशियो क्या होते हैं, परसेंटेज क्या होते हैं, पिरामिड चार्ट क्या होते हैं, इन सब के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे और साथ ही साथ हम यहाँ पर इस बैलेंस डाइट के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस के बारे में भी डिटेल में डिस्कस करेंगे। और यहाँ पर हम देखेंगे उन कोर कॉन्सेप्ट्स की झलक जिसका इस्तेमाल करके हम किसी की भी एक बेहतरीन डाइट डिजाइन कर सकते हैं, वह भी बहुत आसानी से। So coming straight to the topic, what is balanced diet? ये संतुलित आहार क्या होता है? तो simply a diet is said to be a balanced diet if it provide required quantity and quality of macro and micronutrient on a daily basis। अगर मैं इसको और आसान से आसान भाषा में आपको समझाना चाहूँ तो वह आहार एक संतुलित आहार होता है जो सही मात्रा और सही गुणवत्ता वाले मैक्रो और माइक्रोन्यूट्रिएंट को रोजाना हमारे शरीर के अंदर पहुंचाता है। जैसे कि हम अपने पिछले वीडियो में सीख चुके हैं कि मैक्रोन्यूट्रिएंट और माइक्रोन्यूट्रिएंट क्या होता है। सिंपली यहाँ पर मैक्रोन्यूट्रिएंट जो हमको लार्ज अमाउंट में चाहिए, बड़े अमाउंट में चाहिए, जैसे कि प्रोटीन हो गया, कार्बोहाइड्रेट हो गया और फैट हो गया। वहीं जो माइक्रोन्यूट्रिएंट होता है जिनको हमारी बॉडी के लिए कम मात्रा में चाहिए, जैसे मिनरल्स हो गए, विटामिन हो गया। सो वह खाना जिसके अंदर हमको सही मात्रा में मैक्रोन्यूट्रिएंट और माइक्रोन्यूट्रिएंट मिल जाते हैं, जिससे हमारा शरीर बड़े आराम से काम करता है, फंक्शन करता है, उस आहार को हम संतुलित आहार, बैलेंस डाइट बोलते हैं। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। बड़ा आसान सा चीज है। अगर ये कंपोनेंट ऑफ फूड जिनको हम न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं, अगर ये सही मात्रा में और सही गुणवत्ता वाले आपको अपने आहार में रोजाना मिल रहे हैं तो आपका आहार संतुलित आहार है। यू आर हैविंग एन बैलेंस्ड डाइट। यहाँ पर मैं एक और बात आपको क्लियरली बता दूं, जो ये न्यूट्रिएंट्स होते हैं सारे, प्रोटीन, कार्ब्स, फैट, मिनरल, विटामिन, वाटर, इन सबको हम कंपोनेंट ऑफ फूड्स भी बोलते हैं। सो यहाँ पर कंपोनेंट ऑफ फूड्स और न्यूट्रिएंट्स में कंफ्यूज मत हो जाइएगा, दोनों कहने का मतलब सेम ही होता है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं उन तरीकों के बारे में जिसकी मदद से आप एक अच्छी बढ़िया बैलेंस डाइट बना सकते हो। तो यहाँ पर किसी भी डाइट को बैलेंस करने के लिए दो तरीके बताए जाते हैं, जिसमें से पहला है मैक्रोस परसेंटेज मेथड और दूसरा होता है फूड पिरामिड मेथड। इन दोनों के बारे में चलिए एक एक करके बात करते हैं। तो सबसे पहले बात आती है मैक्रोस परसेंटेज मेथड। तो सिंपली इस मैक्रो परसेंटेज मेथड के अंदर जो आपके मील के मैक्रोस होते हैं, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, इनके अलग अलग परसेंटेज को अपने फूड के अंदर रखना पड़ता है। फॉर एग्जांपल, अगर आपको अपने मील को बैलेंस बनाना है तो यहाँ पर आपके मील में कार्बोहाइड्रेट 55% से लेकर 60% के बीच में होने चाहिए। वहीं जो प्रोटीन है वह 25% से लेकर 30% के बीच में होना चाहिए और तीसरा जो फैट है वह 15 से 20% के बीच में होना चाहिए। अगर आप इन मैक्रोस के जो फूड आइटम है उनको अपनी थाली में इस रेशियो में रखते हैं तो आपका जो मील होता है वह एक बैलेंस्ड मील बनता है, आपकी डाइट बैलेंस होती है। फॉर एग्जाम्पल, आप अपनी एक बैलेंस डाइट प्लान करें। यहाँ पर आपको एक लंच बनाना है अपना, तो आप क्या करेंगे, एक थाली लेंगे। ठीक है, इस थाली में आप 55 से 60% कार्बोहाइड्रेट के जो फूड आइटम होते हैं उनमें से कुछ ना कुछ रख दीजिए। फॉर एग्जांपल, जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये सारे कार्बोहाइड्रेट के फूड आइटम्स होते हैं। ठीक है, इनमें से आपने कुछ उठाया और अपनी थाली में 55 से 60% के बीच में कुछ रख दिया। ठीक है, अब आपकी मान लीजिए थाली हो गई 60% कंप्लीट, किससे, कार्बोहाइड्रेट फूड आइटम से। फिर आपने क्या किया, प्रोटीन उठाया। प्रोटीन के ये फूड आइटम है, इनमें से कुछ ना कुछ आपने फूड आइटम उठाए और अपनी थाली में सजा दिए। यहाँ पर आपको कितना रेशियो रखना है, 25 से 30%। ठीक है, अब आप तीसरा मैक्रोन्यूट्रिएंट जो कि है फैट, फैट के आप एग्जाम्पल देख सकते हैं यहाँ पर। इनमें से कुछ आइटम उठाइए, अपने थाली में लगा लीजिए। तो अगर आप इस तरह से अपनी थाली को बनाते हैं तो यह थाली एक बैलेंस्ड मील कहलाती है। यह एक बैलेंस डाइट का हिस्सा है क्योंकि यहाँ पर जो मैक्रो रेशियो है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट का, वह वेल बैलेंस्ड है। ठीक है, अगर हमको इस मैक्रो परसेंटेज मेथड को अच्छे से एक्यूरेटली अप्लाई करना है बैलेंस डाइट बनाने के लिए तो हमको यहाँ पर कैलोरीज का सहारा लेना पड़ता है। कैलोरीज क्या होती है, फूड के अंदर जो एनर्जी होती है उसको हम कैलोरीज के फॉर्म में नापते हैं। फॉर एग्जांपल, आपको इस शरीर को चलाने के लिए 2000 कैलोरीज की जरूरत पड़ती है डेली। तो यहाँ पर आपको इन 2000 कैलोरीज को बांटना पड़ता है इन मैक्रो रेशियो में। फॉर एग्जांपल, जो 2000 कैलोरी में से आप 1100 से 1200 कैलोरी ले रहे हैं कार्बोहाइड्रेट से, मतलब 55 से 60%। ठीक है, प्रोटीन से आप कैलोरी ले रहे हैं कितनी, 500 से 600, मतलब 25 से 30%। ठीक है, और वहीं फैट से आप कैलोरीज कंज्यूम कर रहे हैं 300 से लेकर 400 कैलोरीज। यहाँ पर 15% से 20% फैट से कैलोरी कंज्यूम कर रहे हैं। तो जब आप इस तरह से अपना डेली मील को सेग्रीगेट करेंगे, बांटेंगे, ताकि आपके ये मैक्रोस का जो रेशियो है वो परफेक्ट फिट हो जाए ऑन डेली बेसिस, तो आपकी जो डाइट होगी वो बैलेंस डाइट होती है।
वहीं और अगर इसको आगे हम कंसीड करें तो क्या होता है, जो आपके बड़े मील हैं जैसे लंच हो गया, ब्रेकफास्ट हो गया, डिनर हो गया, अगर आप इनको भी बैलेंस करना चाहते हैं तो जो आप खाना कंज्यूम कर रहे हैं अपने लंच में, ब्रेकफास्ट में, डिनर में, उनको भी इस रेशियो में रखिए। फॉर एग्जांपल अगर आप 500 कैलोरी का खाना कंज्यूम कर रहे हैं तो आपको जो कार्बोहाइड्रेट लेना है वो इतनी कैलोरीज होनी चाहिए, प्रोटीन इतनी कैलोरीज होनी चाहिए, फैट इतनी कैलोरीज होनी चाहिए। तो इस तरह से हम अपने डाइट को एक बैलेंस डाइट बनाते हैं। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट बड़ी अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। और यहाँ पर मैं आपको एक और ख़ास चीज़ बता दूं कि जो परसेंटेज मैंने बताए जैसे 55 से 60%, तो यहाँ पर आप ±5% भी कर सकते हैं, इतनी लिमिट चलती है। यहाँ पर आपको 15-20% ऊपर नीचे नहीं करना, लेकिन 5% प्लस माइनस कर सकते हैं, तो भी आपकी जो डाइट है वो बैलेंस डाइट ही रहेगी। ठीक है, यहाँ पर जिन जिन लोग की मैथ्स कमजोर है वो यही सोच रहे होंगे यार फिर से मैथ पढ़नी पड़ेगी क्या, जिंदगी खत्म होती जा रही है लेकिन ये मैथ्स खत्म नहीं हो रही है। ठीक है, हाँ ऐसे होते हैं बहुत सारे लोग जिनकी मैथ्स बहुत कमजोर होती है। मैंने देखा है अगर उनको एक क्वेश्चन दो सॉल्व करने के लिए 3 बार, तो तीनों बार वो अलग अलग आंसर लेके आते हैं। ठीक है, तो ऐसे लोग भी परेशान ना हो, डोंट वरी। जो हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है फूड पिरामिड मेथड, जिसमें हम बैलेंस डाइट बनाना सीखेंगे, बड़ा ही आसान है, यहाँ पर कोई कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है। तो चलिए सीख लेते हैं फूड पिरामिड मेथड बैलेंस डाइट को बनाने के लिए। फूड पिरामिड मेथड, इस फूड पिरामिड मेथड को समझने से पहले आपको इस पिरामिड वर्ड का मतलब अच्छी तरह से क्लियर होना चाहिए। जैसे कि आप सब जानते होंगे पिरामिड्स क्या होते हैं, अगर आपने नहीं देखा तो आप देख सकते हैं। इनको पिरामिड बोलते हैं। पिरामिड बेसिकली क्या होता है, जब इनको आप फ्रंट व्यू से देखते हो, साइड से देखते हो या बैक से देखते हो तो ये ट्राइंगल के शेप के दिखते हैं, और अगर इनको आप टॉप से देखोगे तो ये स्क्वायर दिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर पिरामिड क्या होता है, जो इसका बेस होता है, सबसे निचला वाला हिस्सा, ये सबसे ज़्यादा बड़ा होता है, बहुत चौड़ा होता है, और जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ बढ़ते हैं तो इसका जो चौड़ाई है कम होती जाती है और सबसे टॉप पे सिर्फ एक पॉइंट बचता है। ठीक है, तो इसको पिरामिड बोलते हैं। आई होप आपको पिरामिड अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। इस फूड पिरामिड मेथड में क्या होता है, हम जो फूड आइटम हमारे पास अवेलेबल है उनको अलग अलग पोर्शंस में रखते हैं। कहने का मतलब अलग अलग खंड बना दिया, अलग अलग सेक्शन बना दिया इस पिरामिड के, और उन सेक्शंस में हम फूड आइटम को रखते हैं किसके अकॉर्डिंग, कितना ज़्यादा क्वांटिटी में हमको इनको कंज्यूम करना है उसके अकॉर्डिंग। फॉर एग्जांपल जैसा जो ये फूड पिरामिड मैंने बनाया है, इसको हम 4 पोर्शंस में बांटेंगे, 4 खंडों में बांटेंगे, जैसे कि आप देख पा रहे हैं 1 2 3 4। ठीक है, तो किसी भी पिरामिड का जो सबसे निचला हिस्सा होता है, जो बेस होता है, वो सबसे ज़्यादा बड़ा हिस्सा होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम उन फूड आइटम को रखेंगे जो हमको सबसे ज़्यादा मात्रा में कंज्यूम करने पड़ते हैं, खाने पड़ते हैं। तो ज़रा यहाँ पर सोचिए कि कौन सा ऐसे फूड आइटम्स होते हैं जिनको हमको सबसे ज़्यादा मात्रा में खाना पड़ता है, कंज्यूम करना पड़ता है। ज़रा सोचिए सोचिए सोचिए, थिंक। हाँ आप सही सोच पा रहे हैं। ग्रेन्स, जो हमारे अनाज होते हैं, उनको हमको सबसे ज़्यादा क्वांटिटी में कंज्यूम करना पड़ता है। आपने भी देखा होगा, बचपन से अनाज ही खाते आए हैं ना, तो यहाँ पर हमको इस पोर्शन नंबर फर्स्ट में ग्रेन्स को रखना है। ग्रेन्स क्या हो गए, गेहूं हो गया, आपका चावल हो गया, आपके रागी हो गया, बाजरा हो गया, कहने का मतलब वीट हो गया, राइस हो गया, ब्राउन राइस हो गया, मिलेट्स हो गया, पर्ल मिलेट, फिंगर मिलेट, तो ये सब चीज़ें ग्रेन्स के अंदर आती हैं। और इनसे जो चीज़ें बनती हैं, जैसे कि ब्रेड किससे बनता है, ग्रेन से बनता है। तो आपका ब्राउन ब्रेड हो गया, नॉर्मल ब्रेड हो गया, मल्टीग्रेन ब्रेड हो गए, वो सब इस ग्रेन्स की कैटेगरी में आता है। तो हमने इन सारे आइटम को रख दिया अपने पोर्शन नंबर फर्स्ट में। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप पे, पोर्शन नंबर 2, जो इस ग्रेन्स के जो पोर्शन नंबर फर्स्ट है इसके जस्ट ऊपर आता है। तो यहाँ पर आप सोचिए कि ऐसा कौन से फूड आइटम होते हैं, फूड आइटम की कैटेगरी होती है जिनको हम ज़्यादा से ज़्यादा कंज्यूम करते हैं। जरा दिमाग लगाइए, हाँ सोचिए, सही आप सोच पा रहे हैं। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को आप ज़्यादा मात्रा में कंज्यूम करते हैं। ठीक है, तो आपको यहाँ पे पोर्शन नंबर 2 पे वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स को रखना है। आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, ये जो पोर्शन नंबर 2 है इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दीजिए। एक पार्ट वेजिटेबल्स को दे दीजिए, एक पार्ट दे दीजिए फ्रूट्स को। फॉर एग्जाम्पल हम दे देते हैं वेजिटेबल वाले पोर्शन का नाम A और फ्रूट्स वाले पोर्शन का नाम B। ठीक है, तो ये जो हमारा पोर्शन नंबर 2 है इसके हमने 2 हिस्से कर दिए, पोर्शन नंबर A और पोर्शन नंबर B। ठीक है, अब बढ़ते हैं इसके ऊपर। यहाँ पर आपको कौन से ऐसे आइटम रखने पड़ेंगे जो हम कंज्यूम करते हैं वेजिटेबल्स, फ्रूट्स और ग्रेन्स के बाद सबसे ज़्यादा, सोचिए, हाँ आप सही सोच पा रहे हैं, प्रोटीन। तो जब हम प्रोटीन कंज्यूम करते हैं तो हमारी मसल बनती है, जो मसल वर्कआउट करने से टूट गई है वो रिपेयर होती है, हमारे शरीर की ग्रोथ होती है। सो हम यहाँ पर पोर्शन नंबर 3 पर प्रोटीन्स को रखते हैं। ऐसे फूड आइटम हम रखेंगे यहाँ पर जिनमें प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा से ज़्यादा होती है। ठीक है, और साथ ही साथ जो वेजिटेरियन लोग हैं उनके लिए हम क्या करते हैं कि
जो प्रोटीन का सेक्शन है इसको हम दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। एक प्रोटीन इस साइड लिख दिया, दूसरे साइड हमने लिख दिया डेयरी, ठीक है। डेयरी में क्या आ गया, जैसे कि मिल्क आ गया, योगर्ट आ गया, पनीर आ गया, ठीक है। तो ये सब डेयरी आइटम्स हो गए। तो डेयरी आइटम से भी हमको इफरात मात्रा में प्रोटीन मिलता है, इसलिए हमने यहाँ पोर्शन नंबर 3 को भी दो पोर्शन में स्प्लिट कर दिया, पोर्शन नंबर ए और पोर्शन नंबर बी। इसको हम कैसे नेमिंग देंगे, 3A और 3B, ठीक है। तो यहाँ पर एक साइड हमको प्रोटीन लिखना है, अपना पोर्शन 3 क्या है, पूरा प्रोटीन, ठीक है। इस प्रोटीन को हमने दो हिस्सों में बांटा, ठीक है, पोर्शन 3A और 3B। 3A में हमने क्या डाल दिया, पूरे डेयरी आइटम डाल दिए, और पोर्शन 3B में हमने प्रोटीन आइटम डाल दिए जो मेनली नॉन वेजिटेरियन से आ रहे हैं। फॉर एग्जांपल मीट हो गया, फिश हो गया, एग्स हो गया, चिकन हो गया, तो यहाँ पे हमने प्रोटीन आइटम डाल दिया। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया। अब बढ़ते हैं इसके ऊपर। अब सबसे कम क्वांटिटी में हम क्या कंज्यूम करते हैं, जरा सोचिए। हाँ, सही सोच रहे हैं, फैट वाले आइटम, ठीक है। तो फैट्स हमको यहाँ पर टॉप पोर्शन पे रखना है। फैट्स को हम जनरली कम कंज्यूम करते हैं, जैसे कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया ना, जब हमने परसेंटेज वाइज मैक्रोस को सेग्रीगेट किया था कि सबसे कम परसेंटेज किसका आता है, फैट का, जहाँ पर हम बैलेंस डाइट करने के लिए 15 से 20% फैट लेते हैं। तो यहाँ भी हम इस फूड पिरामिड कॉन्सेप्ट जब लगाते हैं तो फैट को सबसे ऊपर रखते हैं। कहने का मतलब हमको अपनी डेली डाइट को अगर बैलेंस करना है तो फैट को कम खाना पड़ता है, थोड़ा लिमिट से खाना पड़ता है, ठीक है। और यहाँ पर अगर मैं आपको इस फूड पिरामिड मेथड के जो फैट का पोर्शन है इसको और डिटेल में समझाना चाहूँ और क्या क्या चीज़ें हम इसमें रख सकते हैं, तो यहाँ पर हमको 3 तरह के फैट आइटम रखने चाहिए, जिसको हम इस तरह से सेग्रीगेट करते हैं, जिसमें से पहला होता है फैट टू लव, दूसरा क्या होता है फैट टू लिमिट, और तीसरा होता है फैट टू लीव। यहाँ पर जो पहला पोर्शन है फैट टू लव में हमको उस तरह के फैट रखने पड़ते हैं जिनको हमको खाना ही खाना है, जैसे कि नट्स हो गए। नट्स पे यहाँ पर मेनली आलमंड ले सकते हैं, जो कि एक अनसैचुरेटेड फैट का बड़ा अच्छा सोर्स होता है। खास तौर से मोनो अनसैचुरेटेड फैट मिल जाते हैं अगर आप आलमंड कंज्यूम करते हैं। वहीं और नट की बात करें तो जैसे वॉलनट हो गया, ये भी इसमें अनसैचुरेटेड फैट होता है, खासतौर से इसमें पॉली अनसैचुरेटेड फैट अच्छे अमाउंट में होता है। और यहाँ पर बात करें जो फैट टू लव वाले पोर्शन में है, तो यहाँ पर जो वेजिटेबल ऑयल्स होते हैं वो आप कंज्यूम कर सकते हैं, जैसे कि ऑलिव ऑयल हो गया, या आपके लिए काफ़ी हेल्दी ऑयल रहता है, इसमें आप कुकिंग कर सकते हैं। स्पेशली यहाँ पर आप एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल यूज़ कर सकते हैं जो आपकी सेहत के लिए बेहतरीन रहता है। यहाँ पर आप कोकोनट ऑयल यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पर मैं आपको टिप देता हूँ कि अगर आप किसी की फैट लॉस डाइट बना रहे हैं तो मेक श्योर उनका जो खाना है वो कोकोनट ऑयल में कुक करवाइए। कोकोनट ऑयल अगर आप कुक करवाते हैं, और ख़ास तौर से कोल्ड प्रेस्ड एक्स्ट्रा वर्जिन कोकोनट ऑयल, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से चेक कर सकते हैं। ये बेहतरीन ऑप्शन होता है अगर आप फैट लॉस की डाइट प्लान कर रहे हैं। तो जो भी आप खाना बनवाएं तो मेक श्योर इस कोकोनट ऑयल में बनवाइए। जो स्वाद आएगा वो भी बढ़िया है, जो खुशबू आएगी वो तो बेहतरीन ही रहती है, और जो आपको रिजल्ट मिलेगा फैट लॉस में वो मैजिकल होते हैं। और जो तीसरे तरह का फैट आप इस फैट टू लव कैटेगरी में रख सकते हैं और इनको कंज्यूम कर सकते हैं, वह होता है फिश ऑयल। फिश ऑयल क्या होता है, फिश ऑयल के अंदर मेनली हमको मिलते हैं ओमेगा 3 फैटी एसिड, जो हमारे हेल्थ के लिए अच्छा है, हमारे हार्मोन्स के लिए अच्छा है, हमारे ब्रेन्स के लिए अच्छा है। क्योंकि जो ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है इससे हमको क्या मिलता है, EHA मिलता है, इकोसा पेंटोनोइक एसिड, DHA मिलता है, डुकोसा हेक्सोनोइक एसिड, जो हमारे ब्रेन सेल को एक्टिवेट करने के लिए चाहिए ही चाहिए। एक तरह के एसेंशियल फैट होते हैं, हमको इनको कंज्यूम करना पड़ता है बाहर से, तभी ये हमारे शरीर में आ पाते हैं, जिसके कारण हमारी जो हेल्थ है वो एक सुप्रीम लेवल की हो पाती है। अब यहाँ पर जो वेजिटेरियन होंगे बस ये सोच रहे होंगे कि हाँ फिश ऑयल तो हम नहीं खा सकते भाई, तो हमारे लिए क्या अल्टरनेटिव है ओमेगा 3 का। तो मैं आपको बता दूं, यहाँ पर आपको ओमेगा 3 के सप्लीमेंट्स आते हैं जो वेजिटेरियन रहते हैं। ये बेसिकली एल्गी से ड्राइव होते हैं। एल्गी क्या होता है, समुद्र में जो पेड़ पौधों को इकाइयाँ होती हैं उनके अंदर ओमेगा 3 मिलता है। जो मछली के अंदर ओमेगा 3 आता है वो मछली खुद प्रोड्यूस नहीं करती है। मछली जब उन पेड़ पौधों को, एल्गी को खाती है जो समुद्र के अंदर होते हैं, तब उनके अंदर आते हैं क्या, ओमेगा 3 बनता है। तो जो सप्लीमेंट होते हैं एल्गी बेस्ड सप्लीमेंट, वो एक अच्छे सोर्स होते हैं इस ओमेगा 3 को कंज्यूम करने के लिए। तो आप अच्छा एक ओमेगा 3 बेस्ड एल्गी का सप्लीमेंट ले सकते हैं, उसका लिंक भी नीचे मैं आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप वहां से चेक कर सकते हैं। तो आप इस सप्लीमेंट को कंज्यूम करके अपनी ओमेगा 3 की नीड पूरी कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर अगर आपको फिश ऑयल ओमेगा 3 के बारे में ज़्यादा जानकारी जाननी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक की मदद से आप इस वीडियो को देख सकते हैं। अब बढ़ते हैं आगे, आता है दूसरा कैटेगरी फैट का जो हमको लिमिट में रखना चाहिए। यहाँ पर जो ग्रीसी फूड होते हैं, जैसे कि जो सैचुरेटेड फैट हो गया, जैसे कि घी हो गया, आपका चीज़ हो गया, बटर हो गया, ये आपको कंज्यूम करना है, लेकिन बड़े थोड़े अमाउंट में कंज्यूम करना है, ठीक है। ऐसा नहीं कि एकदम 15-15, 20-20, 25-25 ग्राम हर मील में आप डाल ले रहे हैं। यहाँ पे थोड़ा क्वांटिटी 5 ग्राम, 10 ग्राम, 1 टेबल स्पून, हाफ टेबल स्पून, इतना ही कंज्यूम करना है आपको एक सर्विंग में, ठीक है। तो इसलिए मैंने इसको लिखा फैट टू लिमिट।
लिमिट, थोड़ा थोड़ा आराम से इन चीज़ों को कंज्यूम करना चाहिए आपको। और ख़ास तौर से जो यहाँ पर घी मैंने बताया, तो यहाँ पे प्योर देसी काऊ घी अगर आप खाते हैं तो आपके लिए बहुत बेहतरीन रहता है। इसमें क्या होता है, आपको मीडियम चेन ट्राइग्लिसराइड मिल जाते हैं, या एक तरह का सैचुरेटेड फैट है जो आपके हेल्थ के लिए आपको चाहिए ही चाहिए। अगर आपकी बॉडी की हार्मोनल बैलेंसिंग करनी है, अपने हार्मोन्स के लेवल को अच्छा रखना है, हार्मोन्स का अच्छा रिलीज चाहिए, तो आपको यह घी ज़रूर कंज्यूम करना चाहिए। खास तौर से प्योर देसी काऊ घी अगर आप कंज्यूम करते हैं तो आपके लिए इमेंस बेनिफिट रहेंगे। ये आपके ब्रेन हेल्थ को इंप्रूव करता है, आपकी बॉडी के इन्फ्लेमेशन को कम करता है, आपकी बॉडी की इंसुलिन रेजिस्टिविटी को कम करता है, आपके गट हेल्थ को इंप्रूव करता है। अगर आपकी गट हेल्थ अच्छी होगी तो जो भी आप खाना खाते हो उनके अंदर जो न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट हैं वो बॉडी बड़े अच्छे तरीके से अब्जॉर्ब करती है, ठीक है। और मैं इसमें रिकमेंड करना चाहूँगा कि आप इसको कहीं ऑनलाइन ना खरीदें, है ना। आपके आसपास कोई गांव वाले होंगे ना जिन प्योर घी बनाते हो, उनसे घी लीजिए, ठीक है। उनसे अगर आप घी लेंगे तो शुद्धता की ज़्यादा उम्मीद होती है, ठीक है। तो मेक श्योर करिए कि आपके आसपास के जो लोग हों, जो विलेजर्स हो जिनके पास गाय है, तो अगर वो घी बनाते हैं तो कोशिश करें कि उनसे ही घी ले, तभी आपको एक अच्छी शुद्ध क्वालिटी मिलेगी। और अगर आप वो कंज्यूम करेंगे तो आपको ज़्यादा बेनिफिट होंगे, ठीक है। और यहाँ पर मैं आपको एक और एक्स्ट्रा चीज़ बताना चाहूँगा, अगर आप अपनी डाइट की एक प्रॉपर बैलेंसिंग चाहते हैं तो मेक श्योर आपकी जो डेली कैलोरीज है उसका 10% आपको सैचुरेटेड फैट से कंज्यूम करना चाहिए। सैचुरेटेड फैट में क्या आ गया, यही आ गया, घी आ गया, बटर आ गया, चीज़ आ गया। तो इनसे जब आप फैट कंज्यूम करते हैं तो आपके लिए बड़ा ही अच्छा होता है। तो यहाँ पर आप एक और टिप नोट कर लीजिए कि अपनी डेली डाइट में कम से कम 10% सैचुरेटेड फैट से आप कैलोरी कंज्यूम कर सकते हैं। ये आपके लिए बढ़िया सेफ रहता है, ठीक है। डरने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। और तीसरी कैटेगरी आती है जो फैट की, जिनको आपको छोड़ ही देना है, वो होते हैं ट्रांस फैट। ट्रांस फैट क्या होता है, जब चीज़ें तली भुली होती है ना, जो जैसे आपने किसी को डीप फ्राई कर दिया है ना, तो उन चीज़ों को छोड़ देना चाहिए। जो पैकेज फूड आते हैं, बहुत दिन से स्टोर रहते हैं, जिनको अच्छे एक डीप फ्राई किया जाता है ताकि वो लंबे समय तक स्टोर रह सके, उन सारे फूड आइटम से आपको बचना चाहिए, छोड़ देना चाहिए। तो इन 3 कैटेगरी जो फैट है आपको ध्यान रखना है जब आप इस फूड पिरामिड मेथड के अनुसार अपनी डाइट प्लान करें, ठीक है। और यहाँ पर जो आपने फैट के बारे में जानकारी अभी सीखी, इसको हम F3L रियल कॉन्सेप्ट भी बोलते हैं। अब यहाँ पर ये चीज़ें आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अब इससे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप कि कितनी मात्रा में खाना है, ठीक है। अभी तो हमने सीख लिया कि क्या क्या खाना है, अब हमको ये भी जानना है कि कितनी मात्रा में खाना है, कैसे खाना है। सो इस फूड पिरामिड मेथड में खाने की मात्रा को जो नापने के लिए हम चीज़ यूज़ करते हैं उसको हम बोलते हैं सर्विंग। सर्विंग कहने का क्या मतलब होता है, अगर मैं हिंदी भाषा में बात करूं तो सर्विंग का मतलब होता है खाना परोसना, भोजन परोसना। जब आप किसी चीज़ को देते हैं किसी को तो उसको परोसना बोलते हैं ना। खाना किसी ने आपको ला दिया तो उसने आपको खाना सर्व किया। कभी जब चीज़ हम किसी को देते हैं तो उसको सर्विंग बोलते हैं। फॉर एग्जांपल, जो थोड़ा बहुत ज्ञान है मेरे पास, मैं वो आप तक पहुँचाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर नॉलेज को सर्व कर रहा हूँ, आप तक पहुँचा रहा हूँ, ठीक है। मैं आपको दे रहा हूँ जो भी है मेरे पास थोड़ा बहुत, ठीक है। तो वो चीज़ क्या हुई, सर्विंग हुई। तो सेम इसी तरह से सर्विंग यहाँ पर भी होती है। लेकिन जब हम न्यूट्रिशन फील्ड की बात करते हैं, हमारे इस फूड पिरामिड मेथड के बारे में बात करते हैं, तो सर्विंग का यहाँ पर मतलब हो जाता है पोर्शन, पार्ट, हिस्सा। जब आप कोई छोटा सा हिस्सा देते हो तो उसको सर्विंग बोलते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो इस चीज़ से कंफ्यूज मत होइएगा कि सर्विंग को क्या बोलते हैं। सर्विंग अलग अलग तरह के हो सकती है, अलग अलग साइज़ की हो सकती है, अलग अलग क्वांटिटी की हो सकती है। ये डिपेंड करता है बहुत सारे फैक्टर्स में, जैसे कि आपकी एज क्या है, आपके जेंडर क्या है, आपके बॉडी गोल क्या है, ठीक है। कोई बच्चा है तो उसको छोटा सा खाना देंगे ना, थोड़ा सा खाना देंगे। कोई बड़ा है तो उसको ज़्यादा खाना देंगे। कोई नॉर्मल इंसान है तो उसको थोड़ा सा कम खाना देंगे। कोई बॉडी बिल्डर है बढ़िया तो उसको ज़्यादा खाना देंगे। तो सर्विंग साइज डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन, एज वाइज, जेंडर वाइज और बॉडी गोल वाइज, ठीक है। तो यहाँ पर आप सर्विंग से कंफ्यूज मत हो जाइएगा। सर्विंग कहने का हमारा सिंपल से मतलब होता है पोर्शन, एक हिस्सा, ठीक है। और यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ और क्लियरली बता दूं, अगर हम इस सर्विंग को और डेप्थ में पढ़ें तो सर्विंग को हम कैलकुलेट करते हैं आपके शरीर को चलाने के लिए प्रतिदिन कितनी कैलोरीज चाहिए, या फिर आपके जो गोल है, जैसे आपका मसल बिल्डिंग गोल है, फैट लॉस गोल है, उस गोल तक पहुंचने के लिए आपको कितनी कैलोरीज चाहिए, उसके आधार पर सर्विंग की क्वांटिटी निकाली जाती है, ठीक है। लेकिन अभी हम यहाँ पर एक जनरल बात कर रहे हैं कि हम कैसे बड़े आसानी से एक किसी की भी डाइट बनाना सीख लें, वो भी बिना किसी कैलकुलेशन के, ठीक है। तो हम इस फूड पिरामिड मेथड में इस तरह की सर्विंग का यूज़ करते हैं। यहाँ पर हम सिंपली क्या करते हैं, जो हमने पिरामिड को 4 पोर्शंस में बांटा और कुछ पोर्शंस को अलग अलग पार्ट में बांटा, ठीक है। तो पहला जो पोर्शन नंबर 1 है, जहाँ पर हमने ग्रेन्स लिखा था, तो यहाँ पर इसकी हमको 5 से 8 सर्विंग लेनी पड़ती है। मतलब ग्रेन्स हो हमको 5 से 8 बार अगर हम कंज्यूम करते हैं दिन में,
तो वो हमारे लिए एक आइडियल चीज़ रहती है। जैसे भी बॉडी बिल्डर्स होते हैं वो दिन में कई बार खाना खाते हैं, तो उनको मेक श्योर करना चाहिए कि कम से कम 5 से 8 बार वो ग्रेन से कुछ ना कुछ लेते रहें, ठीक है। तो जो हमारा सर्विंग साइज है यहाँ पे 5 to 8 है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि 5 से 8 बार दिन में 24 घंटों में हमको इस फूड पिरामिड मेथड को अगर हम फॉलो करते हैं तो हमको 5 से 8 बार, 5 से लेके 8 बार ग्रेन्स जो हैं उनमें से कुछ ना कुछ आइटम अपने फूड में डालने हैं, फूड में रखने हैं और उनको कंज्यूम करने हैं। अब आगे बढ़ते हैं और आते हैं हमारे पोर्शन नंबर 2 पे। इस पोर्शन नंबर 2 को हमने 2 पार्ट में बांटा है। एक पार्ट में हमने लिखा है वेजिटेबल्स और दूसरे पार्ट में हमने लिखा है फ्रूट्स। तो यहाँ पर फ्रूट्स के अगर हम सर्विंग की बात करें तो आपको दिन में 2 से लेकर 4 बार फ्रूट्स कंज्यूम करने चाहिए अपने डेली डाइट में, ठीक है। वहीं वेजिटेबल्स की बात करें तो आपको यहाँ पर 3 से लेके 5 बार तक आप वेजिटेबल कंज्यूम कर सकते हैं अपनी डेली डाइट पे, ठीक है। तो यहाँ पर जो सर्विंग हुई क्या हुई, फ्रूट्स की 2 से 4 हुई और वेजिटेबल्स की 3 से 5 हो गई। अब बढ़ते हैं इसके ऊपर, आते हैं हमारे पोर्शन नंबर 3 पे। पोर्शन नंबर 3 क्या है, प्रोटीन है। और यहाँ पर हमने इस प्रोटीन को डेयरी प्रोडक्ट में और प्रोटीन आइटम्स में अलग अलग किया है। तो यहाँ पर दोनों जो पोर्शंस हैं, चाहे वो डेयरी प्रोडक्ट हो या प्रोटीन हो प्योर, तो वहाँ पर आपको 2 से 3 सर्विंग कंज्यूम करनी है डेली अपने डाइट में, ठीक है। मतलब अगर आप दिन में कम से कम जितने बार भी खाना खाते हैं तो उसमें कम से कम 2 से 3 बार ऐसे होने चाहिए कि जहाँ पर आप इस पोर्शन, प्रोटीन वाले पोर्शन से, डेयरी वाले पोर्शन से कुछ ना कुछ आइटम आपको रखना है, ठीक है। अब आता है हमारा लास्ट पोर्शन जो कि है पोर्शन नंबर 4। यहाँ पर इस पोर्शन नंबर 4 पे हमने किसको रखा है, फैट्स को। तो यहाँ पर आपको जो फैट्स को कंज्यूम करना है वह सर्विंग के हिसाब से नहीं करना। आप जितने बार खाना खाएं दिन में उसमें कुछ ना कुछ फैट वाली चीज़ों को डाल लें, मिक्स कर ले थोड़ा थोड़ा। यहाँ पर हम सर्विंग को क्या लिख देंगे, स्पेरिंगली, मतलब थोड़ा थोड़ा, छोटे अमाउंट में। कहने का मतलब जैसे हमने कुछ छिड़क दिया ना चीज़ें, तो उस तरह से हम फैट को कंज्यूम करते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे आप खाना बना रहे हो तो जो आप तेल यूज़ कर रहे हो, चाहे घी यूज़ कर रहे हो, बटर यूज़ कर रहे हो, तो वो आपको थोड़े क्वांटिटी में यूज़ करना है, जैसे कि 5 ग्राम, 10 ग्राम, 15 ग्राम, ठीक है। इससे ज़्यादा नहीं बढ़ना है। फॉर एग्जाम्पल आप फ्लैक्सीड यूज़ कर रहे हो तो आपको थोड़ा सा फ्लैक्सीड छिड़क देना है अपने खाने में, ठीक है। तो यहाँ पर स्पेरिंगली, थोड़ा थोड़ा, छोटे छोटे अमाउंट में आपको फैट कंज्यूम करना है अपने हर मील में, जो भी मील आप कंज्यूम कर रहे हैं। अगर आप दिन में 5 मील कंज्यूम करते हैं तो थोड़ा थोड़ा फैट उसमें आप डाल दीजिए। फैट के कोई भी आइटम पिक कर सकते हैं, जैसे यहाँ पर बहुत सारे आइटम लिखे हैं, आलमंड हो गया, काजू हो गया, फ्लैक्स सीड हो गया, चिया सीड हो गया, घी हो गया, बटर हो गया, चीज़ हो गया। तो कोई भी फैट आइटम आप पुट कर सकते हैं अपने किसी भी मील में। तो अगर आप इस फूड पिरामिड के अकॉर्डिंग डाइट बना रहे हैं तो जो आपको फैट कंज्यूम करना है वो यहाँ पर स्पेरिंगली, थोड़ा थोड़ा, आराम से, किफ़ायत, संयम के साथ आपको फैट कंज्यूम करना है अपनी सारी सर्विंग्स में, ठीक है। यहाँ पर एकदम भर नहीं देना, चीज़ की गंगा नहीं बहा देनी है, ठीक है। हाँ, यहाँ पर मैं एक बात आपको क्लियरली बता दूँ, ये जो हम फूड पिरामिड मेथड पढ़ रहे हैं या पोस्ट वर्कआउट मील जब हम कंज्यूम करते हैं, जब हम अच्छा तगड़ा जिम में वर्कआउट परफॉर्म करके आते हैं और फिर जो खाना कंज्यूम करते हैं जिसको हम पोस्ट वर्कआउट मील बोलते हैं, उसमें आपको यह कॉन्सेप्ट नहीं लगाना है। पोस्ट वर्कआउट मील में आपको क्या यूज़ करना है, क्या कॉन्सेप्ट लगाना है, मैं पहले ही वीडियो में बता चुका हूँ। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो मेक श्योर उस वीडियो को ज़रूर देख लीजिए, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर जो सर्विंग के साइज़ को डिसाइड करने के लिए बहुत सारे अलग अलग तरीके होते हैं। फॉर एग्जाम्पल कप्स के फॉर्म में हो गया, वाउंस के फॉर्म में, ग्राम्स के फॉर्म में, नंबर्स के फॉर्म में, पीसेस के फॉर्म में, स्लाइसेस के फॉर्म में। जैसे आपने 2 केला खाया है ना, तो 2 नंबर हो गया, तो 2, ये भी एक तरह की एक सर्विंग हो गई। आपने 3 स्लाइस ब्रेड की खाई तो यह भी एक सर्विंग हो गया, है ना। आपने बोला कि भाई 10 ग्राम हमको चीज़ कंज्यूम करना है तो वो एक सर्विंग हो गया। तो इस तरह से अलग अलग तरीक़ों से हम सर्विंग का साइज़ डिसाइड करते हैं और यह साइज डिसाइड करते हैं हम बॉडी गोल के अकॉर्डिंग, ठीक है। आपकी नीड क्या है, आपकी ज़रूरत क्या है, उसके अकॉर्डिंग हम सारी चीज़ें प्लान करते हैं। तो सर्विंग का आप बस इतना मतलब समझिए कि हिस्सा, पोर्शन, ठीक है। और उस पोर्शन में इन सारे तरीकों से हम सेग्रीगेट कर सकते हैं अपनी नीड के अकॉर्डिंग। तो अभी तक हमने जो फूड पिरामिड मेथड में सारी चीज़ें सीखी उसको ज़रा सा समराइज़ कर लेते हैं ताकि आपके दिमाग में अच्छी तरह से फिट हो जाए। हमको यहाँ पर पिरामिड को 4 पोर्शन में डिवाइड करना होता है। पहला पोर्शन हमने डाल दिया किसको, ग्रेन्स को। यहाँ पे हम 5 से 8 सर्विंग लेते हैं ग्रेन्स की। उसके ऊपर बढ़ते हैं पोर्शन 2 में। पोर्शन 2 को हमने फ्रूट्स और वेजिटेबल में सेग्रीगेट कर दिया। यहाँ पर हम फ्रूट्स की 2 से 4 सर्विंग लेते हैं और जो हमारे वेजिटेबल्स हो गए उनकी हम
कितनी 3 से 5 सर्विंग लेते हैं। फिर इसके ऊपर पोर्शन नंबर 3 पे आया, पोर्शन नंबर 3 में हमने प्रोटीन्स को रखा है और साथ में साथ डेयरी को रखा है। यहाँ पर हम 2 से 3 सर्विंग लेते हैं प्रोटीन की, 2 से 3 सर्विंग लेते हैं डेयरी की, और सबसे ऊपर पोर्शन नंबर 4 में हमने रखा है फैट्स को। फैट को हम थोड़ा थोड़ा लेते हैं, स्पेरिंगली लेते हैं, संयम से लेते हैं, और हर मील में थोड़ा थोड़ा चीज़ें ऐड कर लेते हैं। इसकी एकदम फिक्स क्वांटिटी नहीं है कि लेना ही है, और कैसे कैसे फ़ैट लेने हैं, कौन कौन से फ़ैट को प्यार करना है, कौन फैट को लिमिट करना है, कौन से छोड़ना है, वो भी मैंने आपको हर चीज़ बता दी। ठीक है, अब इस सारी चीज़ इन्फॉर्मेशन को कैसे यूज़ करेंगे हम। अगर यहाँ पर आपको एक अच्छा बैलेंस मील तैयार करना है तो आपको करना क्या है, सिंपली एक थाली लेनी है। उस थाली में इस पोर्शन नंबर 1 ग्रेन से कुछ आइटम रख दीजिए, सेकंड पोर्शन नंबर 2 जो है इसमें से कुछ फ्रूट्स रख दीजिए, कुछ वेजिटेबल रख दीजिए, वेजिटेबल में सैलड आप कंज्यूम कर सकते हैं। फिर ऊपर बढ़िए, पोर्शन नंबर 3 में कुछ प्रोटीन का आइटम डाल दीजिए, कुछ डेयरी का आइटम डाल दीजिए, फिर पोर्शन नंबर 4 के कुछ फैट का आइटम डाल दीजिए। तो जब इस तरह से आप अपनी थाली को सजाते हैं, फूड आइटम को रखते हैं, तो आपका जो मील बनता है वो एक बैलेंस मील बनता है, एक बढ़िया मील बनता है। और यहाँ पर जो सर्विंग साइज है यह वेरी करता है पर्सन टू पर्सन, पर्सन की एज के अकॉर्डिंग, पर्सन के जेंडर के अकॉर्डिंग, पर्सन के एक्टिविटी लेवल के अकॉर्डिंग। सो ये आपको चीज़ें माइंड में रखनी है जब भी आप सर्विंग का साइज डिसाइड करें। सर्विंग का साइज अलग अलग तरीकों से डिसाइड किया जा सकता है, कप्स के फॉर्म में, बाउंस के फॉर्म में, ग्राम के फॉर्म में, स्लाइसेस के फॉर्म में, नंबर के फॉर्म में। ठीक है, और यहाँ पर मैं आपको एक बात बता दूं, जो अभी हमने फूड पिरामिड देखा, ये एक बड़ा बेसिक सा जनरल फूड पिरामिड है। न्यूट्रिशन कोर्सेज में बहुत सारे तरीके के फूड पिरामिड पढ़ाए जाते हैं, लेकिन जो 4 मेन फूड पिरामिड होते हैं वह है वेजिटेरियन फूड पिरामिड, हार्वर्ड फूड पिरामिड, तीसरा होता है मेडिटेरियन फूड पिरामिड, और चौथा है USDA फूड पिरामिड। सो जिस भी फूड पिरामिड के बारे में आप ज़्यादा जानकारी जानना चाहते हैं उसका नाम कमेंट पे लिख के बता दीजिए। जितने ज़्यादा कमेंट आएंगे उसी नाम के हम उस पर ज़रूर वीडियो बनाएंगे। आई होप आपको अभी तक का वीडियो अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं इस बैलेंस डाइट के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस के बारे में। सबसे बढ़िया एडवांटेज इस बैलेंस डाइट का तो यही है कि बड़े आसानी से आप एक अच्छा न्यूट्रिशन प्रोफाइल अपने लिए तैयार कर सकते हैं, एक अच्छा खाना अपने लिए आप प्रिपेयर कर सकते हैं कम से कम मेहनत में। ठीक है, यहाँ पर आपको सारे न्यूट्रिएंट्स हैं, उसमें से जो मैक्रो माइक्रो न्यूट्रिएंट है वो एक प्रॉपर अमाउंट में आपको बॉडी को मिल जाते हैं, जिससे आपका शरीर अच्छे से फंक्शन करता है। वहीं अगर हम डिसएडवांटेज की बात करें इस बैलेंस डाइट की, तो जो पहला डिसएडवांटेज आता है वह आता है लैक ऑफ क्लैरिटी। यहाँ पर हमको जो सर्विंग के साइज है उसकी एग्जैक्ट मात्रा क्लियर नहीं है कि हम किसी बच्चे के लिए किस तरह से डाइट डिज़ाइन करें, कितनी मात्रा में दें, बड़े के लिए कितना दें, बूढ़े के लिए कितना दें, जवान के लिए कितना दें, लड़की के लिए कितना दें, लड़के के लिए कितना दें, बॉडी बिल्डर के लिए कितने दें। तो यहाँ पर जो सर्विंग का साइज़ है उसकी क्लैरिटी नहीं है। दूसरा डिसएडवांटेज आता है कॉम्प्लेक्सिटी। यहाँ पर जो अलग अलग फूड आइटम से हम चीज़ें कंज्यूम करते हैं, निकालते हैं, तो कभी कभार ये झंझट का काम हो जाता है ना। तो ये एक बड़ा कॉम्प्लेक्स सिचुएशन हो जाती है, अंडरस्टैंड नहीं कर पाते लोग इस बैलेंस डाइट के मेथड को। तीसरा चीज़ आती है जो रिजल्ट नहीं मिलते हैं अच्छे, लेस रिजल्ट। अब होता क्या है, अगर हम किसी रिजल्ट की तरफ जा रहे हैं, फॉर एग्जांपल आपका फैट लॉस गोल है, आपने बैलेंस डाइट कंज्यूम किया, तो यहाँ इस बैलेंस डाइट में आप क्या कर रहे हैं, आप डेयरी पोर्शन भी खा रहे हैं, आप फ्रूट्स भी खा रहे हैं, आप ग्रेन्स भी खा रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा कार्ब्स का इनटेक हो जा रहा है, तो उससे क्या आपका फैट लॉस होने के चांसेस कम हो जाते हैं। तो यहाँ पर गोल स्पेसिफिक डाइट नहीं होती है। तो हमेशा रिकमेंडेशन क्या होता है कि आपका जो बॉडी गोल है उसके अकॉर्डिंग डाइट आपको लेनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल आपको स्ट्रेंथ गेन करनी है तो स्ट्रेंथ की डाइट हो, आपको अगर फैट लॉस करना है तो फैट लॉस की डाइट हो, आपको एकदम श्रेडेड जैक्ड एब्स बनाने तो एब्स की डाइट होनी चाहिए, अगर आपको वेट गेन करना है तो वेट गेन की डाइट हो। सो अलग अलग बॉडी गोल के हिसाब से अलग अलग तरह की डाइट आती है जो हमारे इस बैलेंस डाइट के कॉन्सेप्ट में बाहर है। तो जो भी आपका बॉडी गोल है उसके अकॉर्डिंग आपको अपनी डाइट बनानी चाहिए, प्लान करवानी चाहिए या किसी को देनी चाहिए, तभी आपको बेस्ट रिजल्ट मिलते हैं। सो इन कुछ बेसिक से डिसएडवांटेजेस के कारण जो वर्ल्ड के बेस्ट डाइटिशियन और न्यूट्रिशनिस्ट होते हैं इस बैलेंस डाइट के कॉन्सेप्ट को फालतू कॉन्सेप्ट बोल देते हैं। अब मैंने यहाँ पर आपको सारा बैलेंस डाइट का कॉन्सेप्ट समझा दिया। अब मुझे आप बताइए कि आपको ये बैलेंस डाइट का कॉन्सेप्ट कैसा लगा, अच्छा लगा कि फालतू लगा। जो भी आपके विचार हैं वो कमेंट पे लिख के मुझे ज़रूर बताइए, मैं ज़रूर वहाँ पे कमेंट पढ़ूंगा और रिप्लाई करूंगा आपको। ठीक है, चलिए देखते हैं कि ये बैलेंस डाइट का कॉन्सेप्ट अच्छा कॉन्सेप्ट है या फालतू कॉन्सेप्ट है आपकी नज़रों से। यहाँ पर मैं बिलीव करता हूँ बॉडी गोल स्पेसिफिक डाइट्स के ऊपर। कहने का मतलब जैसे आपकी शरीर की ज़रूरत है, जो आपने एक टारगेट सेट किया है कि मुझे इस तरह का फिजिक बनाना है, मुझे इस तरह का बनना है, उसके हिसाब से आपको डाइट अपनी प्लान करनी चाहिए। वह एक बेस्ट अप्रोच होता है किसी भी डाइट को प्लान करने का। ठीक है, इसको हम बोलते हैं बॉडी गोल स्पेसिफिक अप्रोच। तो इस तरह की बॉडी गोल स्पेसिफिक डाइट को समझने के लिए, सीखने के लिए, बनाने के लिए हमको बहुत सारे अलग
अलग कॉन्सेप्ट्स को समझना पड़ता है, जो कि है एनर्जी नीड्स हो गया, एनर्जी एस्टिमेशन हो गया, एक्टिव एनर्जी एक्सपेंडिचर हो गया, रेस्टिंग एनर्जी एक्सपेंडिचर हो गया, बॉडी वेरिएशन फार्मूला हो गया, एक्टिविटी फैक्टर हो गया, कैलोरी एस्टिमेशन हो गया। सो ये बहुत सारी चीज़ें जब हम पढ़ते हैं तो हम बना पाते हैं बॉडी स्पेसिफिक डाइट्स। सो आर यू सुपर एक्साइटेड टू लर्न दिस अमेजिंग कॉन्सेप्ट? If yes, then type yes in the comment box। हम अपने नेक्स्ट वीडियो में इनके बारे में लाइन से बात करेंगे। सो अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर दीजिए ताकि आपको सारी नोटिफिकेशन मिलते रहे और इस तरह की क्लासिफाइड इन्फॉर्मेशन आपसे कभी मिस ना हो। और यहाँ पर अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो मेक श्योर वीडियो पे लाइक कमेंट जरूर करें। जब भी आप लाइक कमेंट करते हैं तो आपका कुछ नहीं जाता, लेकिन मेरा मोटिवेशन बहुत बढ़ जाता है कि इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव इन्फॉर्मेशन टाइम टू टाइम मैं आप तक लाता रहूं। सो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग इट। यहाँ पर अगर आप 20 किलो वजन बढ़ाना चाहते हैं तो मेरा राइट वाला वीडियो देखिए, अगर आप 20 किलो वजन कम करना चाहते हैं तो मेरा लेफ्ट वाला वीडियो देखिए। थैंक यू।